वन लाइनर्स बड़े फेमस होते हैं, तो हमने एक सोचा आपके साथ रैपिड फायर राउंड ही कर लें और हम आपके साथ 4 नेताओं के नाम लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक लाइन में, एक एक शब्द में उसका जवाब मुझे देंगे। क्या जवाब देना होगा? जी, राहुल गांधी। A startup that has been launched many times. This is their last occasion, last chance for a relaunch. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मंच पे आए। विपक्ष का कहना कि पहला फेज अच्छा गया या नहीं गया, वो तो पता लगेगा जब नतीजे आएंगे 4 जून को। 4 जून को। पर 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी दल हैं, जो विपक्ष की अलायंस है, इंडिया अलायंस जी, आप इनका प्रोग्राम देखें तो आप ये सवाल पूछिए कि मान लीजिए खुदा ना करे और 4 जून को जो नतीजे आते हैं उन नतीजों में निकलता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है इंडिया अलायंस वो आ जाते हैं, तो वो क्या करना चाहेंगे 2024 से लेके आगे बढ़कर अगले डेकेड्स में क्या करना चाहेंगे। तो 2 इश्यूज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1969 में इन्होंने गरीबी हटाने का नारा लगाया था और ये जो गरीबी हटाओ स्लोगन था, इसको अगर एनालाइज करें तो क्या था, मैं तो भूल गया था। 1974 में मैंने आपको बताया मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। इन्होंने 1963, 1974 इस एरिया में कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम लाए थे। मान लीजिए हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो भी उनके पास अगर डिपॉजिट है, जो भी पैसा है, उन्होंने कहा 18% इसको 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आपके पास कोई खटाखट वाली स्कीम नहीं है जो महंगाई कम कर दे। राहुल गांधी जी के पास है। पहले तो ये बताइए कि आप रियल वर्ल्ड में रहते हैं कि मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं? रियल वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग सब। हाथ खड़ा करिए जो लोग रियल वर्ल्ड में रहते हैं भाई। अच्छा, लेकिन खटाखट महंगाई खत्म करने की स्कीम है कोई बीजेपी के पास? राहुल जी के पास है? राहुल जी के स्कीम पे मैं आ रहा हूँ। पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड का बता दूं जी। 6 अप्रैल को राहुल जी ने एक भाषण दिया। ये खटाखट वहीं से आया। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम एक्सरे करवाएंगे, दुनिया भर में जो हो रहा है इंडिया में एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में क्या करेंगे, पता करेंगे कितनी संपत्ति है लोगों के पास, और फिर कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। क्रांतिकारी कदम क्या उठाएंगे कि अगर आपके पास वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहली बात देखिए, एक इनहेरिटेंस टैक्स नाम की चीज है जी, विरासत टैक्स। हाँ, वो पहले भी था। जब इंदिरा जी गुजर गई तो राजीव जी को, उनके बच्चों को, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन को, इंदिरा जी को $1,73,000 के करीब मिलना था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इनहेरिटेंस टैक्स जो लगा हुआ था वो पे करना पड़े, तो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को ही कर दिया। तो ये एक ऐसा आउटफिट है जो अपने परिवार के लिए कानून भी बदल सकते हैं, और आज उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आ सकते, तो इस समय ये खटाखट वाली मशीन लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि अब चर्चा ये है कि वायनाड का चुनाव संपन्न हो गया, अब राहुल गांधी अमेठी जाएंगे और स्मृति ईरानी को हराएंगे और वहां से फिर इसी संसद में आएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कांग्रेस पहले तो जहां तक मुझे याद है राहुल गांधी जी अभी तो ही इज आउट ऑन बेल, सोनिया जी और ही इज आउट ऑन बेल, और यहाँ से भी सस्पेंडेड है। तो यहाँ आने के लिए उनको या वायनाड या कहीं और से अगर इलेक्शन लड़ना चाहे वहां से जीतना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है वायनाड में कांग्रेस और लेफ्ट भी लड़ रही है, सीपीआई की एनी राजा लड़ रही है, तो मुझे लगता है वो सीट भी बीजेपी के पास जाएगी, और अगर स्मृति जी के खिलाफ लड़ेंगे तो वहां तो उनका डिपॉजिट भी फॉरफिट होगा। लेकिन एक सवाल है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है तो फिर 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान उठाने की क्या जरूरत थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोट करा डॉक्टर मनमोहन सिंह को और कहा कि मनमोहन सिंह ने बोला था कि संसाधनों पर जो पहला राइट है वो एक खास कम्युनिटी का है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात बोली। जेपी नड्डा ने भी आज 2009 के वीडियो को डॉक्टर मनमोहन सिंह के कोट किया। क्या आपको लगता है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अगर कांग्रेस शासन में आएगा
तो ओबीसी एससी एसटी इंडिया अलायंस अगर शासन में आएगा तो ओबीसी एसटी एससी इनका आरक्षण समाप्त कर देगा और मुस्लिम्स को देने जा रहा है, ऐसा आरोप बीजेपी। देखिए पहले बात तो कांग्रेस अगर पावर में आएगी, ऑफिस में आएगी, तो मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबिलिटी है। इनके पिछली बारी कुछ 40-42 सीटें थी, 52 थी सर, 52। अच्छा, इस साल 40-42 ही आएंगी। तो इसलिए मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि ये हम ऐसी बात नहीं करें। पहले हमने ये मुद्दा नहीं उठाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमने बात इसलिए की क्योंकि ये हमारे जो युवा नेता है लोकप्रिय राहुल गांधी जी, इन्होंने मुद्दे उठाए, उससे ये मुद्दे उठे। अच्छा, युवा मानते हैं आप अभी भी? युवा की परिभाषा क्या है? अब मेरी 72 साल उम्र है, मैं भी अपने आप को यंग फील करता हूँ। तो एज इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। इसकी भी उम्र कुछ 50 होगी कि नहीं? 50 तो प्लस ही है। तो पर ये तो अभी रीलॉन्च हो रहे हैं ना, तो ये अनदर फॉर्म ऑफ यूथ में रीलॉन्च हो रहे हैं जी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था और कब कहा था, और एक बार नहीं कई बार कहा था। उन्होंने ये कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे, दैट द माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, has the first right on the nation's resources। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। और उसके बाद इनमें से कई लोगों ने कहा कि जो ओबीसीज को कंसेशन या रिजर्वेशन जो भी आप कहें, वो वहां से लेके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में देने चाहिए। मैं उस चीज के साथ लड़ नहीं रहा, वो तो उन्होंने कहा था, उस समय भी हमें ज्ञान था इसके बारे में। आज उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? आज उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जब राहुल जी ने ये स्टेटमेंट की कि मैं एक्सरे करवाऊंगा, खटाखट गरीबी कम करूंगा, तो उस गरीबी कम करने के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास से 1500 रुपए है तो मैं बांट दूंगा 10 लोगों के बीच में। तो ये हुआ, और उसमें फर्स्ट राइट वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री की इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी हुई है, नोटिस भी हुआ है, एक विपक्ष की ओर से ये बात है, और ये बात ये है कि हिंदू मुसलमान करने का चुनाव को प्रयास है, पोलराइज करने का प्रयास है। देखिए हमारी तरफ से कोई पोलराइजेशन करने का प्रयास है और ना ही हम कर रहे हैं, करते ये खुद हैं। जब हम उनको पॉइंट आउट करते हैं उनकी फॉल्ट लाइन में कि आपने ये कहा, उस समय ये आके कहते हैं ये तो पोलराइज कर रहे हैं। लेकिन एक का प्रश्न और है, ईवीएम को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मिल गया। देखिए क्या करते हैं। अच्छा, ईवीएम आप में से फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? ये बहुत सारे जी, बहुत सारे। देखिए आप जब भी वोट डालने जाएंगे, आप इस सवाल को ले चलना। क्यों? क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीतती है, आप देखिए ईवीएम्स का भी इंट्रोड्यूस है, कभी वो ईवीएम के बारे में बात नहीं करती, पर जब भी वो चुनाव हारती है तो वो कहते हैं कि ईवीएम फॉल्टी है। ना ईवीएम कैन ईदर बी फॉल्टी और इट कैन बी राइट, पर ये नहीं, इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कि कांग्रेस पार्टी जीती तो ईवीएम ठीक हो गया। देखिए आज ये मामला जो है कई बार इट हैज बीन टेकन अप, और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज लाफ्ड इट आउट ऑफ कोर्ट। जी, मैं कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ऑडियंस के लोग आप यहीं खड़े रहिए, मैं ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेता हूँ। कौन सवाल पूछना चाहता है सर से? अपना सवाल पूछे। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? बीजेपी चुनाव से पहले बोल रही थी अब की बार 400 बार, लेकिन जब पहला चरण का चुनाव हो गया उसके बाद बीजेपी की तरफ से ऐसी रैली, ऐसी कोई बयान नहीं आया, तो क्या बीजेपी घबरा गई है पहले चरण? और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि बीजेपी के पास कैसी वॉशिंग मशीन है कि जो भी इनमें जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, जैसे अजीत पवार जी है ना, हेमंत बिस्वा जी, वो सब। बढ़िया सवाल। सर बीजेपी अहम मुद्दों को पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, मुद्दों को भटका क्यों रही है? मुद्दों को भटका कर ये पूरी साहब, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स के सवाल है। जवाब पहले तो मुझे ये 3 का जवाब देना चाहिए, जी जी भूल जाऊंगा। जी, पहला सवाल आपका क्या छोटे था? छोटे जवाब। पहला सवाल आपका क्या था कि बीजेपी क्या फर्स्ट राउंड के अंदर तो क्या है? क्या बीजेपी की सीटें कम आ रही हैं? नहीं कम नहीं आ रही। मैं आपको जरा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं। जी। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में हम सब हमारे 303 सीट थी। अगर उसमें 10% हमारी ज्यादा आती है तो 330 हो जाती है, 15% ज्यादा आती है तो 345 हो जाती है, और हमारे जो एलाइज हैं एनडीए के, उनके 30-40 भी हो जाते हैं, 370-380 हो जाते हैं। 400 एक सेंटिमेंट है। अगर आपको 380 जीतनी है तो आप ये नहीं कहेंगे 350। अगर आपको 380, अब जैसे मेरी डॉटर्स कहती हैं कि जब मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं इतने साल का हूं,
तो कहते हैं आप आधा अगर 4 महीने रह रहे हो तो आप 1 साल आगे कर लेते हो। तो मतलब आएंगे 380 बोल 400 रहे हैं। नहीं मैं देखिए जब चुनाव शुरू होता है तो एक परसेप्शन सेटिंग होती है। उस समय हमने कहा इस बार 400 पार जी होगा, इसी बार 400 पार। बट पहले राउंड के बाद हमने जो देखा है और आज सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है उसी फिगर पे जा रहे हैं। पर वो 400 होगा या 380 होगा वो तो नतीजे बताएंगे। लेकिन एक सवाल और आया कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो खटाखट सफाई करके दे देती है? ऐसा है, ऐसी कुछ है तो बताइए, ये लोग भी इस्तेमाल करें उसका। नहीं आपने तो अभी आपको तो वॉशिंग की जरूरत ही नहीं है। आप तो बिल्कुल साफ दूध के धुले हो। अभी तो आप पॉलिटिकल लाइफ में आ रहे हो। होता क्या है कि हमारे यहाँ कोयम्बटूर में रह रहे हो तो आप बठिंडा में सेटल करने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप एक पार्टी में हो, आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, कोई बात नहीं। हमारी एक कंडीशन होती है कि आप अगर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हो, आपका जो आपकी विचारधारा है नेशन फर्स्ट वैल्यू सिस्टम, अगर उसको मीट करते आ जाए। आप ये देखिए वो कहते हैं ईडी के जो सारे केस, अरे भाई जो भी ईडी केसेस इन्वेस्टिगेट करती है उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिकल है। आप मेरे को ये बताएं कौन सा आदमी, कौन सा पॉलिटिकल वर्कर किसी और पार्टी से आया हमारे बीच और उसकी व्हाइट वॉशिंग हो गई है? ऐसा नहीं होता। अगर केसेस हैं तो केसेस चलेंगे। लेकिन ये अजीत पवार आपको लगता है कि वो देश बनाने के लिए निकले हैं? अजीत पवार साहब, क्या आपको लगता है अशोक चौहान जो कि आदर्श कैंप के आरोपी थे वो देश बनाने के लिए निकले हैं? अब मैं आपसे ये सवाल पूछा, राहुल गांधी क्या देश बनाना चाहते हैं स्पेन में रहकर? नहीं, ये क्या सवाल है? राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी क्या जान के इटली से आए इंडिया का देश बनाने के लिए? ये क्या सवाल है? देखिए अजीत चौहान, अजीत पवार जो भी है ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं। अगर ये आए हमारी तरफ तो जिसने भी निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया होगा। जी बिल्कुल। आखिरी राउंड है। पंजाब की मैं बात करना चाहूंगा आपसे। अकालियों के साथ आपका समझौता नहीं हुआ, बात बनते रह गई या खेल कुछ और है? आपको क्या, क्योंकि भगवंत मान कह रहे हैं इस बार 13 की 13 में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस कह रही है 13 की 13 में हम है। नहीं भगवंत मान को ये पूछे कि वो जो केजरीवाल जी के साथ और मंत्री कौन है अंदर और कौन जाने वाले हैं। बाकी मुझे अमित जी आपको पता है मैं आपका एडमायरर हूँ जी, पर आपकी प्रश्न में मुझे लगा कि थोड़ी आपको पंजाबी कहते हैं ना अफसोस है कि नहीं हुआ गठबंधन। मुझे लगा मैं भी पंजाबी समझदार। मेरे को तो बड़ा रिलीफ हुआ। मैं आपको बताऊं, बड़ा रिलीफ हुआ। रिलीफ नहीं हुआ, मैं तो आपने तो गठबंधन नहीं होने दिया। नहीं सुनिए, मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इस समय मैं मंत्रालय में मंत्रिमंडल में शामिल हूँ। देखिए ऐसा है 117 की असेंबली है, वहां पे हमें अकाली 23 सीट से ज्यादा लड़ने ही नहीं देते थे। वहां पे 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, हमें 3 लड़ने देते थे। हम उस गठबंधन में जूनियर पार्टनर थे और किसी भी गठबंधन में जो जूनियर पार्टनर होता है वो घाटे में रहता हो, उसके लिए घाटे का सौदा होता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। इस बार क्या होगा, पिछली बारी हम 2 लोकसभा सीट थे, इस बारी कम से कम 3 गुना आएंगे। और दूसरा अकालियों ने जो काम किया, रेती की डकैती, नशे की डकैती और किस्म का करप्शन, मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके साथ गठबंधन में रहने के कारण इन्होंने खुद घूस मांगी है। आपके वन लाइनर्स बड़े फेमस होते हैं, तो हमने एक सोचा आपके साथ रैपिड फायर राउंड ही कर लें और हम आपके साथ 4 नेताओं के नाम लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप एक लाइन में एक शब्द में उसका जवाब देंगे। क्या जवाब देना होगा? जी, नेता के बारे में एक शब्द एक लाइन बोलनी होगी और आप बोलेंगे तो बेहतर है। पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है सुनीता केजरीवाल। Dying to assume leadership of आम आदमी पार्टी। ओके, चलिए अब मेरा अगला नाम है आपके सामने प्रियंका गांधी वाड्रा। Could have been launched, but was not launched. अब तीसरा नाम है मेरे पास सुखबीर सिंह बादल। कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, इस पे ऐसा तो नहीं चलेगा, वो पंजाबी में बोलना पड़ेगा। आपकी चुप्पी बहुत कुछ बता रही है। बस वही मेरा रिस्पॉन्स है। चलिए, आप उससे कुछ बोलना नहीं चाहते। चलिए, लास्ट एंड द फाइनल नेम राहुल गांधी। A startup that has been launched many times. This is the last occasion, last chance for a relaunch. चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मंच पे आए
और इस युवा पीढ़ी के साथ आपने इंटरेक्ट किया और इनके सवालों के भी जवाब देने का प्रयास करा। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको Thank you चुनावों very के much. लिए। Thank you. God bless all of you. जो भी बेहतर हो वो जीत कर आए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 विकसित देश का संकल्प है, दे आर द ट्रू इनहेरिटर्स ऑफ दैट। दे विल शेप द विकसित भारत। सो बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।